जो ज़्यादा भाव खाएगा जी। समझ जाना यही भाव है। ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, आप बहुत लोगों को पता नहीं है। हिंदुओं से क्या, इंसानों से नफरत करते हैं ये। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब इनको लग रहा रे बाप रे, बटोगे तो कटोगे। अपनी बात, ये वोटर सब है ना, ये बट के उधर चले गए। चंदा लो धंधा लो और चुनावी फंडा हिट कराओ, क्या यही फॉर्मूले पे बीजेपी चल रही है? यही फार्मूला ही है, इनके पास दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। जब रैलियों में इधर उधर मोदी मोदी, अब आप दिखाइए, अब आपको दिखता है ना? ये देश का भला करने आए थे, इसलिए इनको भला भी नहीं पता है। इनको जनता का भी भला नहीं करना था, इसके लिए वो भी नहीं पता है। इनको लगता है कि आज हम पैसे दे करके हम वोट खरीद सकते हैं, पैसे दे करके हम विधायक खरीद सकते हैं, पैसे दे करके हम सरकार पलटा सकते हैं। वो इन्होंने किया है। महाराष्ट्र का भाव, उस भाव को भी नहीं पता है कि महाराष्ट्र का भाव कौन है। उसी वक्त आप कहते हैं अरे भाई बटोगे तो कटोगे, इन लोगों ने, यूपी वालों ने सबको असुरक्षित कर दिया, हालात ऐसे हो गए, बटोगे तो। तब तो नहीं किया। जब तो आप महंगाई की बात कर रहे थे, सिलेंडर की बात कर रहे थे। सरकार कह रही है कि हमारे भरोसे मत रहो, हम सेफ नहीं कर सकते, तुम लोग एक हो जाओ, सेफ रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। 4PM की महाराष्ट्र की चुनावी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी कि यात्रा खत्म होने वाली है, क्योंकि कल वोटिंग हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, तो वहीं 2 दिन बाद चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन ये यात्रा बेहद अधूरी रह जाती अगर राजीव निगम जी से मुलाकात ना होती, उनसे चुनावी चर्चा ना होती और उनसे इस पूरी मुलाकात को लेकर, चुनावों से लेकर राजनीति पर चर्चा ना होती, उनके जीवन पर चर्चा ना होती, तो यात्रा अधूरी रह जाती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राजीव निगम जी वो नाम है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक देश की जनता को न केवल अपने हुनर के माध्यम से हंसाया है, बल्कि बीते कुछ सालों से वो राजनीति, मौजूदा समय की सियासत को लेकर और राजनीतिक दलों पर जो निराले अंदाज में कटाक्ष करते रहे हैं और देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी बड़ी भूमिका है। लोकसभा चुनावों से लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों तक क्या है राजीव जी का कहना, आज उसी पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि राजीव निगम जी हमेशा इतने नाराज़ क्यों रहते हैं। सरकार से शिकायतें हैं या फिर नीतियों से दिक्कत है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है 4PM पर। सर, कैसे हैं आप और महाराष्ट्र का मिजाज कैसा है, ये आज आपसे ही पूछती हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ और महाराष्ट्र का जो मिजाज है वो हमेशा बड़ा बेहतरीन रहा है। उस मिजाज को बीच में कुछ ख़राब करने का प्रयास किया गया और अब उसी को वापस दुरुस्त करके ठीक करने का प्रयास चल रहा है जी। हाँ, तो उम्मीद है कि 20 तारीख को यहाँ की जनता ठीक ठाक कर देगी। जी, लेकिन सर कल ही मतदान है और आज बीजेपी का कैश वाला कांड भी सामने आ चुका है। शुरुआत इसी से करते हैं सर। बेहद चर्चित इस वक्त का ये पूरा मामला बन चुका है। बीजेपी पैसा देती हुई पकड़ी गई, ये खबरें सामने आ रही हैं, वो भी चुनावों के दौरान। क्या पैसा ही मात्र एक रास्ता बचा है? बीजेपी ये चुनाव जीतने के लिए सब कर रही है? बिल्कुल सही बात है, कोई दूसरा रास्ता उनके पास है नहीं जी। उनके पास पैसा है, पैसा है, पैसा है। उनके पास व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, व्यापारियों के पास पैसा है और इतने सालों में जिनको कमा कमा करके जिन्होंने दिए हैं या इन लोगों ने अपने पैसे जिनके पास रखवाए हैं ऐसे वक्त के लिए, तो लोग कहते हैं ना कि गब्बर सिंह तो बेचारा अकेला था, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, किसके लिए कमाएगा, किसके लिए लूटेगा। ऐसा नहीं है ना। कई बार ऐसे मौके पे समझ में आता है कि किसके लिए लूटेगा। भाई जो हज़ारों करोड़ रुपए जो इधर उधर से आ रहे हैं लोगों को 1 to 1, तो इन पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हो चुका है। कई बार खबरें आती हैं, कई बार नहीं आती हैं, लेकिन उन्हें तो सब मालूम है कि हमारा कितना पैसा कहाँ है, कहाँ से लाएंगे, कितना पैसा कहाँ देना है, कहाँ पहुँचाना है, कितने वोट कहाँ पर कम पड़ रहे हैं तो कितना पैसा वहाँ डालेंगे तो कितने वोट निकलेंगे। तो इन लोगों को पैसा, वोट, धंधा, धंधा, पैसा, वोट,
इनको सामाजिकता से, सोसाइटी से, देश से, राष्ट्र से, लोगों से, अवाम से, सच्चाई से, देशभक्ति से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीज़ें झूठी है। सिर्फ इनका यही है कि यहाँ से इस राज्य में हमारी सरकार बन जाए, सरकार बन जाएगी तो इतना धंधा उसको दे देंगे, इतना ये कर देंगे, इतना 1000 करोड़ ये आ जाएगा, इतना ये कर देंगे, इतना आ जाएगा। फिर वो फलाने राज्य में है तो यहाँ से इतना आ जाएगा, तो वहाँ पे इतना डालेंगे तो वहाँ से इतना निकल आए, ये कर। इसलिए इनको हर जगह सरकारें बनानी है। और किस लिए सरकारें बनानी है भाई? सरकारें तो हमेशा से बनती आई हैं। बहुत सरकारों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया उनको जनता ने धुतकारा भी है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वोट के दम पे सरकारें बनी हैं। कई बार टूट फूट, इधर उधर लहर और जुगाड़ से भी बनी है सरकारें, लेकिन ऐसा पैसा खर्च करके, जनता को ही लूट के उनका पैसा अपनी जेब में भरा, फिर यहाँ से घुमा करके ये पकड़ो, यहाँ से वोट दो, फिर सरकार, पैसों का खेल चल रहा है। जो यहाँ पे सरकार थी उस सरकार को भी पैसों के दम पे ही तोड़ा गया। आपने एक स्लोगन सुना होगा, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत चला था, पन्नास खोखे, पन्नास खोखे। तो 50-50 खोखे, 50-50 करोड़ में एक एक विधायक बिका था, ऐसा माना जाता है। और एक पार्टी जहाँ से 40 विधायक, मतलब अपनी ही पार्टी से इतने नाराज थे रातों रात कि यहाँ से वहाँ चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है जी? वहाँ पर एक एक एमएलए को 50-50 करोड़ का ऑफर दिया गया। ये तो वहाँ पर भी पैसों से ही सरकार बनी, यहाँ पर भी पैसों से ही वोट लेने की कोशिश चल रही है। तो सब कुछ पैसा 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 ही है। और जहाँ पे सब कुछ पैसा हो जाए तो वहाँ पर ना कोई दीन, ना ईमान, ना धर्म वरम भी इनके लिए कुछ नहीं है। जिन लोगों को लगता है ये बहुत धार्मिक और हिंदुओं के लिए, कुछ नहीं है। ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। आप बहुत लोगों को पता नहीं है। इन हिंदुओं से क्या, इंसानों से नफरत करते हैं ये। तो ये बहुत सारे लोग इस धोखे में हैं कि ये हिंदुओं का बहुत भला, हिंदुओं का कौन सा भला किया है? हमें बता देना कौन सा भला किया है। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, तो इतने छात्र भी लाठी खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, हैं? वो क्या सब गैर हिंदू थे? झांसी में एक मेडिकल कॉलेज में इतने बच्चे मरे, वो क्या गैर हिंदू थे? आए दिन ट्रेनें पलट रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, सब गैर हिंदू हैं। महंगाई से जो परेशान हैं वो सब गैर हिंदू हैं। नौकरियों के लिए जो मांग कर रहे हैं सब गैर हिंदू हैं। कौन पिस रहा है? कौन परेशान हो रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या जिनकी भारी है वही दुख और परेशानी में और तकलीफ के हिस्सेदार भी वही सबसे ज़्यादा है। तो ये किसी के नहीं है जी। मैं आऊँगी सर इस पर भी कि राजनीति कैसी चल रही है, लेकिन अभी जैसे हमने जिक्र किया और महाराष्ट्र के अंदर जो आज बड़ी खबर सामने आई, चंदा लो, धंधा लो और चुनावी फंडा हिट कराओ, क्या यही फॉर्मूले पे बीजेपी चल रही है? यही फार्मूला ही है इनके पास, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है। दूसरा फार्मूला क्या होता है पॉलिटिक्स में? दूसरा फार्मूला ये होता है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करें, जनता के बीच आपकी जो योजनाएं हैं वो पसंद की जाएं, जनता आपको पसंद करे। ठीक है, आपने जनता के लिए इतना किया हो कि आप मुंह दिखाने लायक हों, जनता फिर से आपका नाम ले करके। एक ज़माना था जब रैलियों में इधर उधर मोदी मोदी, अब आप दिखाइए, अब आपको दिखता है? महाराष्ट्र में इतनी रैली हुई, किसी रैली में आपने देखा? कुर्सियां खाली दिखाई दी। वही मैं कह रहा हूँ, किसी रैली में दिखाई पड़ा आपको कोई लोग चिल्ला रहे हो मोदी? कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो अब इनका कोई वजूद नहीं बचा है। इनके पास ये राजनीति करने आए भी नहीं थे, तो राजनीति भी इनको नहीं पता है। ना ये देश का भला करने आए थे, इसलिए इनको भला भी नहीं पता है। इनको जनता का भी भला नहीं करना था, इसके लिए वो भी नहीं पता है। इनको पता है सिर्फ धंधा। धंधा, मैं तेरे को इतने पैसे देगा, तू मेरे को इतना करके देना। मैं तेरे को रखा रहा हूँ, तू इतना पैसा 2%, 4%, 1%, धंधा आवी जाओ जावी नो, અહીંયા उठावी लो, અહીંયા भेजी दो, पाठवी दो। ये सब सिर्फ गुजराती भाई, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं
जी। वो सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में धंधा होता है और कुछ नहीं होता है। इन लोगों ने सिर्फ धंधे पे ध्यान दिया है। इनको लगता है कि आज हम पैसे दे करके हम वोट खरीद सकते हैं, पैसे दे करके हम विधायक खरीद सकते हैं, पैसे दे करके हम सरकार पलटा सकते हैं। वो इन्होंने किया है। और महाराष्ट्र में सर हम देख रहे हैं कि इन दिनों जो खासकर एनडीए के नेता, बीजेपी के आला कमान लीडर्स चुनावी प्रचार प्रसार में थी, खूब वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, लेकिन नारों पर बहुत जोर दिया गया। नारों को गढ़ा गया, बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये जो नारे सुनने को मिले सर, क्योंकि आप हमेशा कटाक्ष करते रहे हैं, 400+ वाला नारा हो या फिर कपड़ों से पहचान लीजिए, यहाँ इस नारे को लेकर क्या जवाब है आपका? देखिए, इन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल क्या है, इनका ये इन हाउस नारा था। जी। इन हाउस मतलब पार्टी के अंदर ही नारा चलाना था इनको, पब्लिक के लिए नारा नहीं था। एक रहेंगे, एक बटेंगे तो कटेंगे। तो इन हाउस मतलब वो बता रहे थे आपस में कि सब लोग मालूम है, जितने वोटर्स हैं ना, इनको बटने मत दो, अगर ये बट जाएंगे तो हम लोग कट जाएंगे। तो उनको अपने कटने का डर था, उनके वोट बटने का डर था। तो ये नारा बाहर बटने कटने पे ये ले आए। फिर आए एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एक मतलब पब्लिक सब एक रहे और एक होकर के हमको वोट दे तो हम सेफ रहेंगे। तो वो अपनी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, पब्लिक की क्या सेफ्टी। और इस सेफ्टी में कौन कौन, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी और अडानी। मैं वही कह रहा हूँ, मोदी है, मोदी अडानी एंड पार्टी है ना, जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे इसमें योगी आदित्यनाथ जी जुड़े हुए हों, देवेंद्र फडणवीस जुड़े हुए हों, शर्मा जी जुड़े हुए हों, है ना, और जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो एक कुनबा जो है, वो कुनबा है, वो एक पार्टी नहीं है ना, वो एक कुनबा है। कुनबा अपने आप को सेफ रखने के लिए लोगों से कह रहा है कि तुम लोग एक हो जाओ, एक होकर के हमें वोट दो, तुम लोग जब एक होकर के हमें वो, तब हम लोग सेफ रहेंगे। तो ये अपनी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। जनता की सेफ्टी के बारे में कभी सोचा? आप बताइए, कहाँ कहाँ बिहार में इतनी बाढ़ आई थी, उन्होंने क्या किया? वहाँ ट्रेन पलट गई, क्या किया? वहाँ पे पुल गिर गए, क्या किया? झांसी में बच्चे ये क्या किया? कहाँ क्या किया? इनको जनता से कोई लेने देना नहीं, ये अपनी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। जनता तो हर जगह अनसेफ है। और आपने हाल ही में अभी एक वीडियो भी बनाई, डरोगे तो वोट करोगे। तो क्या बीजेपी केवल और केवल डराना चाहती है इस नारे के जरिए और वोट पाना चाहती है? नहीं तो ये बात क्यों कर रही है, आप मुझे बताइए। बटोगे कटोगे, इसका क्या मतलब जी, है ना, कि आप अपनी माँ से मोहब्बत करती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आप उनसे रोज़ सुबह शाम खाते पीते उठते बैठते बाहर जाते हुए घर के, नहीं मम्मा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मम्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती, ये बोलने की बात है? अगर आप ये नहीं बोलती हो तो भी मम्मा समझ रही है आपकी, आप भी समझ रही हो। तो बटोगे कटोगे ये बोलने की ज़रूरत क्यों? और ये बात अभी क्यों? अभी का मतलब क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो दिख रही है इन लोगों को कि बटोगे तो कटोगे? अगर ये सिचुएशन आई भी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि 2014 में जब देश आपको दिया था तब देश इतना तो असुरक्षित नहीं था। अगर इतना असुरक्षित होता तो उस वक्त आप महंगाई, डीजल, पेट्रोल की बातें नहीं करते। उसी वक्त आप कहते अरे भाई बटोगे तो कटोगे, इन लोगों ने, यूपी वालों ने सबको असुरक्षित कर दिया, हालात ऐसे हो गए, बटोगे तो। तब तो नहीं किया, जब तो आप महंगाई की बात कर रहे थे, सिलेंडर की बात कर रहे थे, तब करना चाहिए ना इनको। तो 14 में नहीं किया, फिर 17 में यूपी का इलेक्शन था, 17 में नहीं किया इन्होंने, फिर 19 में देश के इलेक्शन थे, तब नहीं किया इन्होंने, फिर 22 में यूपी के इलेक्शन थे, तब नहीं किया, फिर 24 में यूपी के इलेक्शन हो गए, तब नहीं लगा। अब यूपी के इलेक्शन के बाद जब बहुत सारे लोगों ने इनको वोट नहीं किया, तब इनको लग रहा रे बाप रे, बटोगे तो कटोगे। अपनी बात, ये वोटर सब है ना, ये बट के उधर चले गए तो हमारी तो एकदम वो काम किया। अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो जो कुछ भी अगर है भी तो किसके राज में हुई है? बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं इस वक्त। किसके राज में हुआ है?
10 साल से आप ही का राज है, और 10 साल बाद आप कह रहे हैं कि आपको एक सेफ रहना है, तो एक मतलब सरकार कह रही है कि हमारे भरोसे मत रहो, हम सेफ नहीं कर सकते, तुम लोग एक हो जाओ, सेफ रहो। सरकार तो यही कह रही है। सरकार का काम है ना लोगों को सुरक्षित रखना। सरकार सुरक्षा देने में फेल है। सरकार कह रही है, आपसे कह रही है कि आप बटोगे तो कटोगे, हमको एक रहोगे सेफ रहोगे, हमारा कुछ नहीं। हमारा क्यों चुन रहे हैं तुम्हें? और तुम्हारी इतनी मजबूत सरकार, ये वो, उसमें भी हम कटेंगे, उसमें भी हम अनसेफ रहेंगे। हमारे कंधों पे डाल लोगे, जाओ तुम एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास करने बोलने के लिए, मैंने पहले भी बताया, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो कहाँ से माहौल बने? एटलीस्ट आज इस नारे की चर्चा तो हो रही है, चारों तरफ डिस्कशन हो रहा है, इसी में लोगों को उलझा दिया। जो इस नारे में उलझा हुआ है, आपने भी मुझसे यही बात की है ना, दूसरा मीडिया, बाकी जनरल पब्लिक, पानी की दुकान, यही बात हो रही है। अब आपके रोजगार का मुद्दा पीछे चला गया, शिक्षा का मुद्दा पीछे चला गया। शिक्षा की बात, अरे कहाँ तुम शिक्षा, यहाँ बटो कटो लो, शिक्षा भी रोजगार भी, ये जो आपके ज़रूरी मुद्दे थे जीवन के, वो सब पीछे चले गए। और ये हाईलाइट, इसलिए ये कुछ ना कुछ हाईलाइट करके इस तरीके से ये परपंच छल है, ये हाईलाइट करते हैं, जिससे इसमें लोग उलझ जाएं और हम पीछे से अपना सामान लेके निकल जाएं। जी, ये काम है इनका। राजीव जी, ये पहली बार तो नहीं सर कि आप किसी भी सरकार पर तंज कस रहे हो या फिर आईना दिखाने का काम कर रहे हो। आपने तो जब से शुरुआत की अपने कलाकारी के जरिए, हुनर के जरिए, आपने लोगों को हंसाया भी और सरकार को आईना दिखाने का काम किया, चाहे वो उस वक्त कोई भी सरकार रही हो। लेकिन अब जब आप ये काम कर रहे हैं, जब आप वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि देश की मौजूदा स्थिति क्या है, तो आपको मोदी विरोधी बता दिया जाता है, देश विरोधी बता दिया जाता है, यहाँ तक कि ये कह दिया जाता है कि आप विपक्षी एजेंट हैं। ऐसा क्यों सर? ये बदलाव कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बदलाव क्या, यही ये तो साफ साफ दिख रहा है। ऐसा तो, क्योंकि मैं तो पिछले 30 सालों से यही काम कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं रहा। अभी ऐसा क्यों है? क्यों आवाज़ उठाने वालों को, सच्ची बात करने वालों को, हक की बात करने वालों को क्यों किसी के एजेंट बताया जा रहा है? मोदी विरोधी, मोदी है कौन? कौन है मोदी? हम उसके विरोधी क्यों होंगे? कल को आप बोलोगे कि यार आप नसीम विरोधी हैं। नसीम है कौन? कौन है नसीम? बोले आप मोहन विरोधी हैं, सुरेश विरोधी है। कौन है ये? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी, ठीक है। और प्रधानमंत्री को, मैं एक देश का एक छोटा सा नागरिक, कोई विरोधी कैसे हो सकता है? ये भी इन लोगों ने, नफरत का एक शब्द इन लोगों ने ईजाद किया है। मैं कैसे विरोधी हो जाऊंगा? प्रधानमंत्री का विरोधी कोई कैसे हो जाएगा? हम उन चीज़ों का, जब प्रधानमंत्री कोई एक बात बोलते हैं तो वो बात का मायने क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या वो हित में है या हित में नहीं है, उस चीज़ को हम अपने ह्यूमर और सटायर और व्यंग्य के माध्यम से रखते हैं। इसमें मोदी विरोधी कहाँ से हो गया? जी, कैसे लगते हैं आपको मोदी जी? है ना, कैसे आपको कैसे लगता है? प्रधानमंत्री हैं, भाषण अच्छे देते हैं, बस उतना ही है। प्रधानमंत्री परमात्मा के भेजे हुए हैं। पीएम मोदी ने कई बार जिक्र किया। तो कहने का मतलब ये है, आपको कैसे लगते हैं, हमको कैसे लगते हैं, 150 करोड़ लोगों का देश है ना। हम लगते हैं या हमें अच्छे नहीं लगते, इस चीज़ से मायने नहीं है। मनमोहन सिंह कैसे लगते थे जी, अटल जी कैसे लगते थे, है ना, देवगौड़ा जी कैसे लगते थे, तो किसी के लगने या ना लगने से उनकी एक काबिलियत थी, वो उस पद तक पहुँचे और उस पद की गरिमा और उस पद की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। जी, हो सकता है वो हमें अच्छे ना भी लगते हो। मनमोहन सिंह जी तो इतने सीनियर थे, वो तो ना तो ज़्यादा दिखते थे ना ज़्यादा बोलते थे, तो लोगों को पता ही नहीं था कैसे लगते हैं, अच्छे ही होंगे या अच्छे नहीं होंगे। तो किसी के अच्छे लगने या ना लगने से आप अच्छा काम करिए, देश के सारे लोग, सारी आवाम आपसे खुश रहे, जी, तब आप अच्छे हैं। लेकिन इनमें फ़र्क है ना सर, बाकी प्रधानमंत्री जो थे वो एक व्यक्ति थे, ये परमात्मा के भेजे हुए हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने अक्सर कई चुनावी मंच से ये जिक्र किया है
कि ऐसा लगता है भगवान ने मुझे भेजा अच्छे कामों के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए? अब सोचे जिनको भगवान ने भेजा है और वो भी आकर के यहाँ पे ऐसा काम करें तो कितनी गलत बात है। अगर भगवान हमें कहीं पर भेज दे कि बेटा तुम जाओ वहाँ पे ये काम करके आओ, तो और भगवान के लिए काम करना है। हम तो जी जान से ईमानदारी से दिन रात आपको भगवान को दिखाना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। हम तो अपना सीना चीर करके जो सच्चाई हम पूरी तरीके से लग जाएंगे। अब भगवान ने हमें मौका दिया है, भगवान हमें भेज रहे हैं बेटा तुम काम करके आओ। और सोचो ये अगर भगवान ने भेजा है तो भगवान ने भेजा है, आप यहाँ पे लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी भैंसें चुरा ले जाएंगे, ये मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, ये कर लेंगे, ये आपका ये कर लेंगे, बेटी फिर वो तो बोलने को नहीं होता। हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 15 लाख देंगे, हम ये देंगे, हम कुछ नहीं दिया, भगवान ने भेजा है इतने। तो कम से कम मुझे तरस आता है उन लोगों पर, इन्होंने कहा भगवान ने भेजा है और उन्होंने मान लिया, है ना। इसलिए कई बार उनको अंधभक्त कहा जाता है। अरे अपनी आंखें खोलो, ये देखो भगवान ने। इस तरीके के डायलॉग्स हम लोग लिखते हैं, जी सर, और क्रिएट करते हैं, एज्यूम करते हैं, और पब्लिक को क्या अच्छा लगता है, पब्लिक किस डायलॉग पे ताली बजाएगी, है ना, ये हम लोगों को मालूम होता है। फिर ये डायलॉग अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन जो होता है वो ये डायलॉग बोलता है अपना लिखा हुआ, मेरा या मतलब जो हमारे साथ के जो राइटर जो फिल्म लिख रहे हैं, तो वो डायलॉग बोलते, हमें मालूम है, उनको भी मालूम है, ये डायलॉग बोलेंगे तो पब्लिक ऐसे रिएक्ट करेगी। तो वो भी डायलॉग राइटर से डायलॉग लिखवा करके, वो कोई परमात्मा के आदमी नहीं है, जो अपनी औरत का आदमी नहीं, परमात्मा का आदमी कहाँ से हो जाए। राजीव जी, अभी आपने अंधभक्तों का जिक्र किया और आपकी अधिकतर वीडियो में हमने देखा है कि आप अंधभक्तों की क्लास बहुत लगाते हैं। नहीं, क्लास तो मतलब क्या है कि जब लोग उन्होंने बोल दिया कि हम आसमान से टपके हैं, अरे आसमान से टपके आओ, चारों तरफ उन्हीं की पूजा। ये यार अपनी आंखें खोलो, देखो, समझो, आपको लगातार झूठ बोला जा रहा है, आपको लगातार ये किया जा रहा है। मेरा भी क्या है, मैं भी इसी देश का हूँ, आप हम या जो अंधभक्त हैं वो भी अपने कहीं ना कहीं भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन वो अपना नाक कान मुंह सब बंद करके बैठे हो, कुछ सुनने को तैयार नहीं है ना, गलत बातें बोलते हैं। और कई मतलब अंधभक्त तो ऐसे हैं कि अगर मोदी जी भी आके उनको समझा दें, है ना, तो उनकी बात ना माने, आप कैसे हमने मान लिया मोदी भगवान। भाइयों बहनों में कोई भगवान नहीं, आप हटो बीच में, हम मान लिया ये, है ना। अगर आपने बोल दिया कि नहीं ये भगवान है, तू होता कौन है, ये मतलब उन्होंने जो मान लिया अंट शंट, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, 4 लोगों को और नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं, उससे देश का नुकसान होता है। लड़ाई झगड़ा करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, गालियाँ देते हैं, समाज का माहौल बिगाड़ते हैं, तो उससे कहीं दुख होता है। लेकिन और बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मस्ती के फॉर्म में निकल जाता है। लेकिन जो मोदी जी कहते हैं लोग वो करते हैं, चाहे वो थाली बजाना हो या फिर एक अकेला सब पर भारी, ये डायलॉग भी खूब चला मोदी जी का। तो क्या कलाकार है मोदी जी, और क्या मोदी जी जो कहते हैं देश वो करता है? देश नहीं करता है। मैंने तो थाली नहीं बजाई जी। आपने बजाई थी? नहीं सर। आपने भी नहीं बजाई? नहीं सर। 2 लोग तो यहीं बैठे हुए हैं, है ना। आपने बजाई थी? ये लोग 3 लोग तो सबने नहीं बजाई थी जी। ये वही अंधभक्त हैं जिन्होंने बजाई थी, क्योंकि आपके अंदर भी क्वेश्चन होगा ना। हमको बजाने में कुछ नहीं, अगर कोई वाकई में बड़ी चीज़ हो, थाली क्या, हम चम्मच कटोरी, हम अपने शरीर के बाल जुबान आंखें शरीर हम निछावर कर दें अपने देश के लिए, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो। लेकिन अननेसेसरी थाली बजा लो, अरे कहाँ है, उसका मतलब क्या है, कोई मतलब है। तो ये जमात कौन सी है? ये जाहिलों की जमात नहीं है क्या जी? तो वो कुछ भी कह दे तो उन जाहिलों को इकट्ठा करके एक कुनबा बना करके, और उनको रोज़ व्हाट्सएप के माध्यम से, इधर के उधर के माध्यम से, और फिर राशन पानी के माध्यम से, और फिर
बटों के कटों के नारों के माध्यम से उनको सींच करके तराश करके उतने कुनबे को एक किनारे लगाया गया कि कम से कम ये लोग हमको वोट देते रहे। जी। बस। तो ऐसे अंधभक्तों को क्या करेंगे आप? वो समाज के लिए, देश, अपने आप के लिए हानिकारक है वो। जी। तो कुछ ना कुछ तो फिर बोलना पड़ता है। राजीव जी, बीजेपी में सिर्फ मोदी जी ही नहीं बल्कि बीजेपी में महिला नेत्री भी ऐसी हैं जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, खासकर राहुल गांधी पर हमला करती हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो या फिर कंगना रनौत हो। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई वीडियोस उनकी भी वायरल हो जाती हैं? हाँ, उनके लिए क्या कहें, वो सब महान लोग हैं, सब बड़े कलाकार हैं, मतलब बड़े नेता हैं, है ना। और उनको ही सब कुछ मालूम है, उन्होंने बहुत पढ़ा है, उन्होंने साहित्य भी पढ़ा है, उन्होंने ग्रंथ भी पढ़े हैं, उन्होंने धर्म भी पढ़ा है ना। तो असलियत उन्हीं को पता है। इतिहास भी पढ़ा है, इतिहास भी पढ़ा है, भूगोल भी पढ़ा है, देश को आज़ादी कब मिली है वो भी उनको पता है ना। और नेहरू जी ने कहाँ क्या किया तो वो भी उनको पता है, राहुल गांधी, उनको सब पता है। तो ये जो शख्सियत है, ये अद्भुत शख्सियत है, ये प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखती है। इनको मौका नहीं मिल रहा है बेचारियों को, है ना। मैं तो मांग करता हूँ कि आने वाले चुनाव में ये प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित किया जाए इनको। ये आपकी मांग है? हमारी मांग है ये। मोदी जी का क्या होगा, है ना। अरे क्या इतने अच्छे काबिल लोगों का क्या होगा? काबिलियत के बारे में भी तो सोचिए ना आप। जी। हाँ, आप एक महिला होकर के महिलाओं के बारे में सोचिए। हाँ, या मोदी जी कब तक जो है वही बने रहेंगे? स्मृति जी को मौका नहीं मिलना चाहिए, कंगना जी को मौका नहीं मिलना चाहिए, इतनी काबिलियत है। तो मैं मांग करता हूँ अगली बार तो आप मोर्चा खोलेंगे? अगली बार कंगना सरकार, अगली बार कंगना सरकार, अगली बार कंगना सरकार। हमारा तो शुरू है आज से नया प्रचार। सर, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजीव जी, पीएम मोदी अक्सर, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, वो बताते हैं कि कैसे देश की राजनीति बदल रही है और अभी राष्ट्र सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र के नाम पर वोट कीजिए, ये भी लोगों से कहते हैं। आपका क्या व्यू है मौजूदा राजनीति पर, कैसी सियासत है, और आप क्या जनता से कहेंगे अगर मोदी जी के स्टाइल में मैं पूछूं तो? नहीं, देखिए उनके स्टाइल में क्या बोलना है, ये राष्ट्रवाद या देशभक्ति, इसको इमोशनल करके इसका दुरुपयोग करना, ये राष्ट्रद्रोह होना चाहिए, है ना। कोई अगर आपकी आत्मा के साथ खेले और इसको कैश कराने का प्रयास करे तो वो देश हित में नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए राष्ट्रवाद और देश और बॉर्डर, ये हमारे सैनिक और ये वो बोल करके वोट मिल गया, इसके बाद कुछ नहीं। तो देश को इमोशनल करके, देश की भावनाओं के साथ में, राष्ट्र की भावना के साथ में, राष्ट्रवाद की भावना के साथ में खिलवाड़ करके वोट लेने का काम बंद किया जाए। आप अपने काम करिए, आप अपने कामों पे, अपने उसूलों पे, अपनी चीज़ों पे। राष्ट्र आपका भी है, दूसरी पार्टी जो सामने है उसका भी राष्ट्र है। राष्ट्रवादी आप भी हो, राष्ट्रवादी हम भी हैं, राष्ट्रवादी ये भी हैं, राष्ट्रवादी वो भी है। इस धर्म के भी लोग हैं, उस धर्म के भी लोग हैं। जब सारे लोग यहाँ पे राष्ट्रवादी हैं तो आप किसको क्या, आप तो बांटने का काम कर रहे हैं। सर, अब तो नाम और कपड़ों से पहचान की जाती है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब बांटने का काम कर रहे हैं कि ये फलाने यहाँ हैं, इस पार्टी में तो ये राष्ट्रवादी है और ये तो सच्चे राष्ट्रवादी और ये नकली राष्ट्रवादी है। हटो यार, तुम देशद्रोही कहेंगे। यार, किसी को अपने ही देश में देशद्रोही कह देना, किसी को ये कह देना, है ना, जाति, धर्म, देश का ना मानना, इनकार करना और तरह तरह के सवालात करना, तो देश के अंदर ये जो क्वेश्चन और सवालात उठ रहे हैं, इससे देश टूट रहा है, इससे देश बंटने की कगार, इससे देश कटने की कगार पे है। और ये काम ये लोग कर रहे हैं जी। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार बोलते हैं अरे वहाँ तो सरकार बना ली, अरे 24 में तो फिर आ गए, अभी फिर देखना यहाँ फिर आ जाएंगे, वहाँ फिर आ जाएंगे। आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। तुम जितनी बार आओगे उतना देश नीचे जाएगा। लेकिन देश के सच्चे लोग हैं, जिन्हें देश से प्यार है, वो लगातार देश के लिए,
झूठों से, जुमलेबाजों से लगातार फाइट करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे और जितना भी समय लगेगा एक दिन उखाड़ करके फेंकेंगे। सर छोटा सा और अहम सवाल, क्योंकि मैं चुनावी यात्रा पर थी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का भाऊ कौन, क्या लग रहा है इस बार? महाराष्ट्र का भाऊ, उस भाऊ को भी नहीं पता है कि महाराष्ट्र का भाऊ कौन है ना जी। और जो असली भाऊ है वो चुनाव के बाद में, रिजल्ट आने के बाद तो खूब भाव खाएगा। जो ज़्यादा भाव खाएगा जी, समझ जाना यही भाव है। धन्यवाद। अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब दे दिया। राजीव निगम जी हमारे साथ थे, हमेशा सवाल करते रहते हैं और आंखों में आंखें डालकर आईना दिखाने का काम सरकार को करते रहे। और चुनाव लोकसभा का हो या फिर राज्य का चुनाव हो, यानी कि विधानसभा का चुनाव हो, राजीव निगम जी मीडिया की भूमिका भी निभाते हुए दिखाई दिए। तो धन्यवाद सर हमसे चर्चा करने के लिए, बताने के लिए कि कौन भाव खाने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, कौन अगला भाव होगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि 23 नवंबर को क्या कुछ होता है महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र का भाव कौन बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।